Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Medicinal Chemistry Unit 1 Part 4th. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री और इसकी फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक दैट इज फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्शन की एक ड्रग है उसकी किस तरीके की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसके थेरापुटिक या फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसके अंदर हमने दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सॉल्युबिलिटी और पार्टीशन कोफिशिएंट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। इसी सीरीज में हम फर्दर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे यहाँ पर दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है? देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि जब कोई कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो उसमें प्रेजेंट जो बॉन्ड है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो किसकी वजह से है? इंपॉर्टेंट एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं? एक डॉटेड वीक बॉन्ड बनाते हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए, इनके नेचर के चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पैरामीटर आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन स्पेशल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, यानी कि एक अट्रैक्शन फोर्स है किसके बीच में? बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड अ पोलर बॉन्ड सच एज NH, OH एंड FH। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ एक तरीके का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होता है। उसे क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक तरीके से क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है किसके बीच में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और इस तरीके के पोलर बॉन्ड को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। एंड दीज आर डिनोटेड एज अ डोटेड लाइन। ये जो है इसे हम एक डोटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये जो OH है ये डॉट 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 करके जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ। इसी तरीके से अमोनिया के अंदर NH है, ये डॉट डॉट करके जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरीके की डॉटेड लाइन से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपके इंटरमोलिकुलर और एक होती है इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। इंटरमोलिकुलर का मतलब ये है कि दो अलग अलग कंपाउंड रहेंगे, ठीक है, उनके अंदर जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर इंटरेक्शन होगी तो उसको तो बोलेंगे इंटरमोलिकुलर। और इंटरा का मतलब है कि एक ही कंपाउंड के अंदर अगर दो ग्रुप्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है तो उसको बोलेंगे इंटरामोलिकुलर, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक तो है इंटरमोलिकुलर और एक है इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। इंटरमोलिकुलर से हमारा क्या मतलब है कि फर्स्ट इज इंटर का मतलब है कि आपके जो डिफरेंट कंपाउंड है या दो सेम कंपाउंड है उनके बीच में अगर इंटरेक्शन हो रही है तो उसको क्या बोल रहे हैं? इंटरमोलिकुलर, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि इट इज अकर्स बिटवीन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेम और डिफरेंट कंपाउंड। या तो दो सेम कंपाउंड होंगे या दो अलग अलग कंपाउंड होंगे और उनके दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रही होगी उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। And this results in increase in the boiling point and molecular weight of a compound. Thus, more energy is required to dissociate the molecules for the vaporization. तो क्या बोल रहे हैं कि जब यहाँ पर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी? इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। जो कंपाउंड है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से इस तरीके के कंपाउंड्स को डिसोशिएट करने के लिए, तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। देखो क्या कह रहे हैं कि दो कंपाउंड है,
ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुई, दोनों के बीच में बॉन्ड बना, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन बॉन्ड की वजह से इसको तोड़ने के लिए, इसको वेपराइज कराने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, और इसको ब्रेक कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर नीडेड है तब जाकर के वो डिसोशिएट होगा, ठीक है। और इन कंपाउंड्स का, क्योंकि दो कंपाउंड्स आपस में बड़े बड़े आपस में जुड़ गए, तो अल्टीमेटली कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जब दो कंपाउंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, और वेपराइजेशन के लिए जो एनर्जी लगेगी, जो डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके के कंटेंट को जानने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, जहां पर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही वेल एक्सप्रेस्ड मैनर में समझाया जाता है। तो जाइए डाउनलोड कीजिए बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, जहां पर डिजिटल बोर्ड के थ्रू टीचर्स के एक्सपर्ट नॉलेज को आपको डिलीवर किया जाएगा। थैंक यू। Next, again come to the topic. Second is इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट तो क्या था हमारा इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में क्या बोला कि दो कंपाउंड्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब दूसरा क्या है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा में क्या होगा कि सेम मॉलिक्यूल होगा, सेम मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट एटम्स होंगे, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, तो इसको क्या बोला है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसे क्या बोला जा सकता है, इसको बोला जा सकता है चिलेशन, ठीक है। और इसके रिजल्टेंट यहाँ पर देखो, उसमें तो क्या हुआ था इंटरमॉलिक्यूल में तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो सेकेंड इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच अकर्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ अ सेम मॉलिक्यूल एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज चिलेशन। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो है सेम मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में देखने को मिलता है, इसे चिलेशन भी बोला जाता है, और इसके रिजल्टेंट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सब्सटेंस का वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास एंटीपायरीन का, ठीक है। एंटीपायरीन बेसिकली एक ड्रग होती है, उसके अंदर केमिकल स्ट्रक्चर होती है। एंटीपायरीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है 1 फिनाइल, फर्स्ट पोजीशन है ये, ठीक है। नाइट्रोजन की फर्स्ट पोजीशन पे क्या मिलेगा आपको फिनाइल ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे मिलेगा मिथाइल ग्रुप, और थर्ड पोजीशन पे अगेन है मिथाइल ग्रुप। तो 1 फिनाइल 2,3 डाई मिथाइल पायराजोलोन, ठीक है। ये जो कंपाउंड है, ये जो ड्रग है, इसकी तो अपनी एक स्पेसिफिक एनाल्जेसिक एक्टिविटी होती है, जबकि दूसरी जगह 1 फिनाइल 3 मिथाइल, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप ना हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप नहीं होगा तो ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसकी एनाल्जेसिक एक्टिविटी यहाँ पर डिमिनिश हो जाती है, एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो ये तो एंटीपायरीन है, एंटीपायरीन मतलब 1 फिनाइल 2,3 डाई मिथाइल पायराजोलोन, जबकि ये जो है ये है 1 फिनाइल ओनली 3 मिथाइल, सेकेंड पोजीशन पे हमने मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर हटा दिया, और 5 पायराजोलोन, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी तो एनाल्जेसिक एक्टिविटी होती है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी एनाल्जेसिक एक्टिविटी यहाँ पर डिमिनिश हो जाती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसा कि हमने अभी स्ट्रक्चर से समझा कि 1 फिनाइल 3 मिथाइल, ध्यान दो 3 मिथाइल यानी कि सेकेंड पोजीशन वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ पर एब्सेंट है, उसके एब्सेंट होने से ये जो स्ट्रक्चर बन रही है 1 फिनाइल 3 मिथाइल 5 पायराजोलोन, ये कैसी है नेचर में इनएक्टिव है, यानी कि इसकी एनाल्जेसिक एक्टिविटी नहीं होगी, जबकि 2,3 डाईमिथाइल की एक्टिविटी होती है, एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट समझ में आ गया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। एक और एग्जाम्पल है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का मतलब होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन बनाओ और फिर उस पर फर्स्ट पोजीशन पे लगा दो ओइक एसिड यानी कि COOH, ठीक है। अब ऑर्थो हाइड्रोक्सी मतलब कि ये अगर आपका बेंजोइक एसिड है तो इसके जो ऑर्थो पोजीशन रहेगी वहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रही है विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तो हम क्या बोलेंगे
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इसकी तो क्या होती है, आपके एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपके यही OH बॉन्ड, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये मेटा पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में ये जो कंपाउंड्स हैं ये कैसे होंगे, इनएक्टिव होंगे, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल दिया हमने कि सैलिसिलिक एसिड दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसकी तो क्या है, हैज अ बैक्टीरियो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि ये तो बैक्टीरिया को किल कर सकता है सैलिसिलिक एसिड तो, लेकिन पैरा एंड मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आर इनएक्टिव। लेकिन अगर पैरा पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लगा दे हम बेंजोइक एसिड के, तो जो कंपाउंड बनेगा वो नेचर में कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। तो ये तो हुई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन आती है फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज चिलेशन और कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन का मतलब क्या है कि जब एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या कोई लिगेंड किसी मेटल आयन के साथ इंटरैक्ट करता है और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो उसे क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्सेशन। या हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई चिलेटिंग एजेंट, या हम कह सकते हैं चिलीट फॉर्म करता है, ठीक है, चिलेटिंग एजेंट मेटल आयन के साथ मिलके चिलेट फॉर्म करता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, चिलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन विच अ मेटल फॉर्म्स कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट और अ लिगेंड। कि कॉम्प्लेक्सेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो मेटल आयन है वो एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या लिगेंड के साथ इंटरैक्ट करके कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, और इस फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्सेशन या चिलेशन बोला जाता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि इस कॉम्प्लेक्सेशन से हुआ क्या, कि दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल कैन नॉट क्रॉस द नेचुरल मेम्ब्रेन बैरियर। कि ये जो ड्रग मॉलिक्यूल ने कॉम्प्लेक्सेशन किया है, तो अब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा ना, वो इतना लार्ज होता है कि वो नेचुरल सेल मेम्ब्रेन को और मेम्ब्रेन के जो बैरियर्स होते हैं ना उसको क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बैरियर्स है उनको क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तक, जैसे मान लो अगर ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करें तो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। ब्लड प्लेसेंटल बैरियर की बात करें तो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब है कि फीटस तक ड्रग नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो ड्रग का जो इफेक्ट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब ये है कि ड्रग जब एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो ड्रग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, और इसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम बिटवीन फ्री ड्रग एंड ड्रग कॉम्प्लेक्स। जैसा कि हमने देखा कि ड्रग जब एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्सेशन करती है और ड्रग कॉम्प्लेक्स बनाती है, तो ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है, यानी कि फिर से यहाँ पर जो ड्रग कॉम्प्लेक्स है वो डिसोशिएट होकर के फ्री ड्रग लिबरेट कर सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो फ्री ड्रग है और ड्रग कॉम्प्लेक्स है उसके बीच में इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि फ्री ड्रग से कॉम्प्लेक्स बन सकता है और ड्रग कॉम्प्लेक्स से फिर से फ्री ड्रग बन सकती है, जैसे कि रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर, तो इसकी इंपॉर्टेंस को हम इसके यूजेस के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि फर्स्टली इट इज यूज एज एन एंटीडोट फॉर द मेटल पॉइजनिंग इन विच डाइमरकेप्ट्रोल विच इज अ चिलेटिंग एजेंट फॉर्म्स विद द मेटल एंड वर्क एज एन एंटीडोट। जैसे कि अगर मान लो कोई पर्सन है, उसकी बॉडी में उसने ज़्यादा मेटल ले लिया और मेटल की पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर है डाइमरकेप्ट्रोल की, कि ये डाइमरकेप्ट्रोल देंगे जो कि एक चिलेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये जब इस मेटल के साथ यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो मेटल चिलेट फॉर्म कर लेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म कर लेगा, चिलेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, और इस चिलेट के बनने से ये जो फ्री मेटल है इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और मेटल का जो साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा था वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, जो उसकी पॉइजनिंग देखने को मिल रही थी, ठीक है। देखो आपको बताया कि मेटल्स जैसे कि आर्सेनिक, लेड, हैवी मेटल्स, इनकी अगर थोड़ी सी भी एक्सेस अमाउंट हो जाए ना बॉडी में तो वो पॉइजन का काम करती है। तो अगर मेटल पॉइजनिंग हुई है तो हम वहाँ पर
चिलेटिंग एजेंट की फॉर्म में डाइमर कैप्रोल दे देंगे, जो कि इस मेटल के साथ बाइंड करके, ठीक है, इसकी फ्री कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देगा और एंटीडोट का काम करेगा। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम विथ EDTA फॉर्म एन कॉम्प्लेक्स विच इंक्रीजेज द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, की जैसे इसी तरीके से जो कैल्शियम आयन होता है वो EDTA के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम EDTA का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ चिलेशन या कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में कि अगर आपका मेटल जैसे कि हैवी मेटल हो सकती है ना, कैल्शियम आयन हो सकता है, तो जब ये मेटल्स किसी चिलेटिंग एजेंट या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करती हैं तो उसके रिजल्टेंट यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उस बॉन्ड के रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स या चिलेट का फॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से हम मेटल पॉइजनिंग जो है उसको यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर ड्रग जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से फ्री फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। तो ये हुए दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में, एक तो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक है हमारा चिलेशन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।